इस वीडियो में देखेंगे हम बायोलॉजी के की पोर्शंस को। ठीक है, हमने केमिस्ट्री वाला पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी किस किस पार्ट में डिवाइडेड। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिशिया। ये लैटिन वर्ड साइंटिशिया से साइंस का ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइंस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में क्लासिफाइड है। नेचुरल साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस को डिवाइड इनटू मेनी ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज। फिर बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है मेनी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में। लैमार्क एंड ट्रेविनस इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी। याद रखना, अगर पूछे कि बायोलॉजी टर्म कौन इंट्रोड्यूस करा था तो वो था लैमार्क और ट्रेविनस ने बायोलॉजी टर्म का इंट्रोडक्शन करा था इंडिपेंडेंटली 1802 में। ठीक है, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। देखते हैं आप सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उनका डेफिनेशन या फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। जूलॉजी स्टडी करता है डिफरेंट लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में। बॉटनी स्टडी करता है स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर लाइव्स के बारे में। पैलियोंटोलॉजी किसके बारे में बात करता है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स के बेसिस पर हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करता है कौन सा ब्रांच? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोबॉटनी क्या करता है? पैलियोबॉटनी करता है स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल। पैलियोंटोलॉजी क्या करता है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल के बारे में तो पैलियोबॉटनी करता है। ठीक है, और लाइफ ऑन अर्थ के बारे में स्टडी करता है पैलियोंटोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? बायोनॉमिक्स भी बोलते हैं इकोलॉजी को। ये बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स में उनके बारे में स्टडी किया जाता है एंड देयर एडॉप्शन टू सराउंडिंग्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरेडिटी और हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, जेनेटिक्स हो गया। फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर और उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी किसको बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाली स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी के किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को एनाटॉमी बोलते हैं। एंथोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस फैमिली पोएसीज जर्मेनिया। ठीक है, ग्रासेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। पैलिनोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड पोर्स को पैलिनोलॉजी बोलते हैं, स्पेशली इन जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पैलियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। एपिडेमिक बोलते हैं ना, जो लार्ज स्केल पे डिजीज़ फैल जाए उसको एपिडेमिक, उसी से आया है एपिडेमियोलॉजी। पैथोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़ को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी के बारे में जहाँ स्टडी होती है। पैरासाइटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स आते हैं, देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम को क्या बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस को वायरोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। एंटेमोलॉजी में ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विथ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। ठीक है, मैलाकोलॉजी क्या होता है?
स्टडी ऑफ मोलास्का, मोलास्का के स्टडी को मेलाकोलॉजी, नाम से ही समझ में आ रहा है, मेलाको मोलास्को मोलाको मेलाकोलॉजी मोलास्का, मेलाकोलॉजी मोलास्का। इसमें आता कौन कौन सा है? स्नेल, स्लग्स, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ये मोलाकोलॉजी मोलास्का के ग्रुप में आते हैं। इनके स्टडी को मोलाकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस को इच्थियोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी, जिसमें क्या क्या आते हैं? स्नेक्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, लिजार्ड, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किसको बोलते हैं? ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डीलिंग विथ स्किन, नेल्स एंड हेयर से जो डील करता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ को न्यूट्रिशन बोलते हैं। जेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग की स्टडी को जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। इथोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी बोलते हैं। बायोनिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शंस लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से देख लेते हैं एक बार। स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, उस मैकेनिकल सिस्टम की स्टडी को बायोनिक बोलते हैं। दैट फंक्शंस लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फंक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे फंक्शन करता है। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स किसके बारे में क्या होता है? ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड टू बायोलॉजिकल डेटा एंड फिनोमेना इज बायोस्टैटिस्टिक्स। क्रैनियोलॉजी, क्रैनियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्रैनियम, स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्रैनियम को क्या बोलते हैं? क्रैनियोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड सीरम एंड इम्यून रेस्पॉन्सेस को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम एंड इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को सेरोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स किसे बोलते हैं? तो ये बेसिकली जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर रोल इन हेरिडिटी। ठीक है, साइटोजेनेटिक किसको बोलते हैं? साइटोजेनेटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर रोल इन हेरिडिटी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज बेसिकली आपका स्टडी ऑफ फंगी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी। लाइकेनोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइकेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, जो क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट से डील करता है उस जिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर उसे क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? रेजिंग ऑफ बीज फॉर हनी एंड पॉलिनेशन, रेजिंग ऑफ बी फॉर हनी पॉलिनेशन, हनी पॉलिनेशन के लिए जो बीज का रेज करते हैं वो एपीकल्चर बोलते हैं उसको। पोल्ट्री किसको बोलते हैं? पोल्ट्री इज़ बेसिकली ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड को पोल्ट्री बोलते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर इज बेसिकली रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश फॉर फूड, पिसीकल्चर रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश फॉर फूड कल्चर। पोल्ट्री आपका बर्ड। अलगा कल्चर क्या होता है? अलगा कल्चर बेसिकली एक्वा कल्चर इन्वॉल्विंग द फार्मिंग ऑफ एल्गी स्पेसीज, वो एक्वा कल्चर जिसमें एल्गी का फार्मिंग हो। ठीक है, एल्गी स्पेसीज का इन्वॉल्विंग फार्मिंग ऑफ एल्गी स्पेसीज। विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स को विटीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स को। वर्मी कल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म को स्पेशली फॉर कंपोस्टिंग के लिए जो होता है उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। सीरीकल्चर क्या होता है? ये बेसिकली रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म का जो रेयरिंग होता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए उसको सीरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एस से सीरीकल्चर ऐसे याद रखना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, वहाँ उस साइंस को जहाँ पे फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ओलेरिकल्चर किसको बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को ओलेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज बेसिकली नोन एज ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स ग्रोइंग, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स ग्रोइंग को पोमोलॉजी बोलते हैं। एर्बोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स,
कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स को क्या बोलते हैं? एर्बोरिकल्चर। स्नेली कल्चर क्या होता है? स्नेल फार्मिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड स्लाइम कॉस्मेटिक। ठीक है, स्नेल फार्मिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड स्लाइम को क्या बोलते हैं? स्नेली कल्चर बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट्स इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। वो वाले प्लांट्स जो कि मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो होते हैं, जिनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एरोपोनिक। एरोपोनिक क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट विथ रूट हैंगिंग इन एयर। वो प्लांट जिनका रूट एयर में हैंगिंग होता है, स्प्रेड विथ न्यूट्रिएंट्स का स्प्रेड होता है और वो चलता रहता है, वो एरोपोनिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड प्रिमिटिव कंडीशन क्या क्या थी? तो अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.54 बिलियन ईयर एगो बाई एक्रेशन ऑफ मैटर फ्रॉम सोलर नेबुला। ठीक है, सोलर नेबुला से मैटर का एक्रेशन हुआ और 4.5 बिलियन एगो लगभग अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। प्रिमिटिव अर्थ हैड नो ओजोन लेयर। प्रिमिटिव अर्थ के पास ओजोन लेयर नहीं था। हेंस हाई यूवी रेडिएशन रीच द सर्फेस, इसलिए हाई रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट अर्थ पे रीच करता था। एटमॉस्फेयर वेयर रिड्यूसिंग, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग इन नेचर था। उसमें कौन कौन सी गैसेस ज़्यादा मात्रा में? तो रिच इन गैसेस लाइक H2, CH4, NH3, CO2, H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बहुत एबंडेंस में थे उस टाइम के एटमॉस्फेयर में। अर्थ सरफेस हैज़ हॉट डाइल्यूट ओशियंस। ठीक है, अर्थ का क्या था? अर्थ का सरफेस जो था वो बहुत ही गर्म और डाइल्यूट ओशियन था, विच बिकेम द मीडियम फॉर केमिकल इवोल्यूशन, जो केमिकल इवोल्यूशन के लिए एक मीडियम बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो थियरीज़ है, क्या क्या थियरीज़, कैसे कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे, उसके बारे में। सबसे पहले है ओपारिन हाल्डेन थियरी। ओपारिन हाल्डेन थियरी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड भी है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं भाई साहब कि लाइफ इवॉल्व फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल मैटर वाया केमिकल इवोल्यूशन अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ वाया केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, सही बात है। ऑल्सो नोन एज ए बायोजेनेसिस और मटीरियलिस्टिक थियरी। इसको ए बायोजेनेसिस और मटीरियलिस्टिक थियरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि नॉन लिविंग मैटर से ही आपका लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, तो इसलिए ए बायोजेनेसिस बोला जाता है। कौन सी बुक है इनकी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन लिखा है भाई? AI ओपेरिन हाल्डेन थियरी है, ओपेरिन हाल्डेन थियरी है, तो इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ भी AI ओपेरिन ने लिखा है। प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूट सूप फॉर्म्ड इन अर्ली ओशियन। ठीक है, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप जो है वो फॉर्म्ड हुआ था इन अर्ली ओशियंस में। अदर थियरी देख लेते हैं। डिवाइन ओरिजिन थियरी है। कौन प्रोपोनेंट है इसका? वेरियस प्रोपोनेंट है। की आइडिया क्या है इसका? कि लाइफ क्रिएटेड बाई सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, डिवाइन थियरी बोलती है कि, डिवाइन नाम से ही पता चल रहा है कि डिवाइन थियरी बोलती है कि लाइफ जो है वो सुपर नेचुरल पावर से क्रिएट हुई। नेक्स्ट है हमारी कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोजोइक थियरी के प्रोपोनेंट कौन है? रिचर और आर्हेनियस जो हैं वो कॉस्मोजोइक थियरी प्रपोज करते हैं। इनका की आइडिया क्या है कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई है। नेक्स्ट है आपका कैटास्ट्रॉफिज्म थियरी है। कैटास्ट्रॉफिज्म थियरी के प्रोपोनेंट कौन है? कुवियर। इनका की आइडिया क्या है? लाइफ पीरियोडिकली डिस्ट्रॉयड एंड रिक्रिएटेड, लाइफ जो वो पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय हुई और रिक्रिएट हुई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट थियरी आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके प्रोपोनेंट कौन है? अरिस्टोटल हैं। इनका की आइडिया क्या है कि लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट हुई, नाम से ही पता चल रहा है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेट हुई, और कौन दिया? अरिस्टोटल ने दिया था। मॉडर्न थियरी जो अभी हमने बात देखा, ओपेरिन हाल्डेन थियरी, ओपेरिन एंड हाल्डेन ने दिया था। इन्होंने बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड थ्रू केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक फेज। प्रिमिटिव अर्थ हैड एटम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ में
एसेंशियल एलिमेंट्स के एटम थे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये जो एसेंशियल्स एलिमेंट है वो अर्थ के प्रिमिटिव में थे। उसके बाद क्या हुआ कि एटम अरेंज्ड बाय वेट, अगर एटम को अरेंज बाय वेट किया जाए तो हैवी एलिमेंट जो थे वो फेरस और निकिल थे। मीडियम वेट जो था वो सोडियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम था। लाइटर कौन थे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। द हैवीएस्ट एटम ऑफ आयरन, निकिल, कॉपर एटसेट्रा वेयर कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हेवीएस्ट मेटल थे वो अर्थ के सेंटर में पाए गए। मीडियम वेट एटम्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर वेयर कलेक्टेड इन द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या थे? हैवीएस्ट मेटल थे। कोर ऑफ द अर्थ में क्या थे? उससे मीडियम वेट वाले थे। और लाइटर वेट वाले जो थे वो कहाँ पे थे? जैसे लाइटर वेट एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इट इज फॉर्म द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इन ये सारे लाइटर एटम्स थे वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाए गए। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एटम फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम ने मॉलिक्यूल बनाए, जैसे हाइड्रोजन NH3, अमोनिया H2O, CO2। अमोनिया एंड वाटर वेयर अमंग द अर्लीस्ट मॉलिक्यूल। आपके ये जो अमोनिया और वाटर थे वो अमंग्स अर्लीस्ट मॉलिक्यूल थे, जो अर्लीस्ट पाए गए। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख लेते हैं। एवरी एनर्जी फ्रॉम यूवी रेज, लाइटनिंग, वोल्केनो, हीट कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये जो आपकी यूवी रेज से जो एनर्जी आती थी, लाइटनिंग से, वोल्केनिक हीट जो होती थी, वो रिएक्शन को कैटलाइज करती थी, जिससे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होने लगता था, का इनिशिएशन हुआ। जिन्होंने फॉर्म किया अमोनिया, अमीनो एसिड। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म हुआ अमीनो एसिड, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस एटसेट्रा का फॉर्मेशन हुआ। कोआसरवेट कोआसरवेट कोआकरवेट फॉर्म्ड। कोसरवेट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स क्लस्टर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल क्लस्टर्स जो हुए, काक्रोवेट्स जो है वो फॉर्म हुए आपके। नेक्स्ट, सम एक्सटर्नल सोर्सेस मस्ट हैव बीन एक्टिंग ऑन द मिक्सचर फॉर रिएक्शन। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स जो था वो मिक्सचर वो काम कर रहा था मिक्सचर पे फॉर रिएक्शन। दीज एक्सटर्नल सोर्सेस माइट बी सोलर रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज, या अलग दूसरा सोर्स हो सकता है एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लाइक लाइटनिंग। हाई एनर्जी रेडिएशंस आर अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, प्रोबेबली अनस्टेबल आइसोटॉप्स ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ये भी एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है। देयर वर नो ओजोन लेयर एट दैट टाइम इन द एटमॉस्फेयर। याद रखना कि उस टाइम पे इनिशियल फेज ऑफ अर्थ पे ओजोन लेयर नहीं हुआ करती थी। अ सूप लाइक ब्रोथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म्ड इन ओशियंस ऑफ द अर्ली अर्थ। एक सोप लाइक ब्रोथ जो है केमिकल का फॉर्म हुआ ओशियन में। ठीक है, ऑफ द अर्ली अर्थ के ओशियन में, फ्रॉम विच, जिससे लिविंग सेल आर बिलीव टू हैव अपीयर, जिससे ये माना जाता है कि लिविंग सेल जो है वहाँ से अपीयर हुई। वॉज टर्म्ड बाई हाल्डेन एज प्रीबायोटिक। उस जो सॉप लाइक ब्रॉथ था उसको हाल्डेन ने क्या बोला? प्रीबायोटिक सूप बोला। ऑल्सो कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप, उसको हॉट डाइल्यूट सूप भी बोला। दस इसलिए द स्टेज वॉज सेट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, स्टेज बन गया था वेरियस केमिकल का एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन का। वंस फॉर्म्ड, एक बार जब बन गया, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन वाटर, उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे वो वाटर में एक्यूमुलेट हुए, बिकॉज देयर डिग्रेडेशन वॉज एक्सट्रीमली स्लो, क्योंकि उनका डिग्रेडेशन बहुत स्लो था, इन एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटलिस्ट। सही बात है। द फॉर्म्ड मॉलिक्यूल एक्यूमुलेटेड इन ओशियन बाउंडेड बाई कवरिंग फॉर्मिंग कोआरवरेट्स, कोसिरवेट्स। ठीक है, इन्होंने कोर्सिवेट बनाया। विच हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसकी कैपेसिटी थी कि वो सेल्फ को रेप्लिकेट कर सकता था, कोर्सिवेट। बायोलॉजिकल इवेल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो और ऑर्गेनिक इवेल्यूशन फंडामेंटल प्री एजम्पशन एंड प्रिंसिपल क्या क्या है इसके? द फंडामेंटल प्री एजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक इवेल्यूशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर डिसेंट जनरेशन बाई जनरेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, प्री एजम्पशंस है। प्रेजेंट डे एनिमल एंड प्लांट हैव इवॉल्व्ड बाई अ process of gradual change in earliest simple form of life
विच टुक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, सही बात है। ऑर्गेनिक इवेल्युएशन कन्विंसिंगली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो हमारा ऑर्गेनिक इवेल्युएशन था वो कन्विंस करके और एक्सप्लेन करता है कि हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को वो एक्सप्लेन करता है। 3 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ इवोल्यूशन, 3 जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो क्या क्या है। पहला है आपका थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, IAC, इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहला कौन दिया था, लैमार्किज्म, लैमार्क ने दिया था हमारा IAC, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है आपका थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन दिया था, डार्विनिज्म, डार्विन ने दिया था। म्यूटेशन थियरी, म्यूटेशन कौन दिया था, हुगो डी वेरीज। तो ये 3 थियरी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन दिया था, लैमार्क दिया था। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन दिया था। म्यूटेशन थियरी जो है वो ह्यूगो डी वेरीज दिया था। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्किज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैमार्किज्म इज द फर्स्ट थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय जीन बाप्टिस्ट लैमार्क, ठीक है। अभी लैमार्किज्म कौन प्रपोज किया था, जीन बाप्टिस्ट लैमार्क, अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, ठीक है। लैमार्क की फेमस बुक कौन सी थी, फिलोसॉफिया जूलॉजिका, फिलोसॉफी जूलॉजिक जो थी लैमार्क की फेमस बुक थी जिसने थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर कैरेक्टर की थियरी दी थी। ही अनाउंस्ड इन 1801 में उसने अनाउंस किया, किसने, लैमार्क ने, द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। लैमार्क ने अनाउंस करा 1801 में क्या, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के। की आइडिया क्या है इसके, इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि इंटरनल फोर्सेस, लाइफ के इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज़ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इनर वांट द न्यू स्ट्रक्चर अपीयर, अंदर के वांट के वजह से नया स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो जाता है। डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के वजह से वो नया कैरेक्टर आता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ जो था वो डेवलप्ड ग्रेजुअली ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन। जब ज़मीन पे उसको घास नहीं मिलती थी तो पेड़ का घास खाने के लिए अपनी जो नेक है, गर्दन है, वो उचकाता था, तो इसलिए उसका धीरे धीरे नेक जो है बहुत लॉन्ग हो गया। तो ये बेसिकली आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का एग्जांपल है। एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं वो डेवलप्ड वेब्ड फीट ड्यू टू लैक ऑफ फूड ऑन लैंड पे फूड नहीं था तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वेब्ड फीट का डेवलपमेंट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट फिशेस जो है लॉस देयर हिंड लिम्ब, जो उनका हाथ होता है वो चला गया, क्यों, क्योंकि हाथ का यूज़ नहीं है। वेडिंग बर्ड जकाना डेवलप्ड लॉन्ग लेग्स बाय सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग टू कीप बॉडी एबव वाटर, ठीक है। वेडिंग बर्ड्स जो हैं उन्होंने क्या डेवलप कर लिया, लॉन्ग लेग्स को डेवलप कर लिया बाय सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग, जो कि सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग टू कीप बॉडी एबव वाटर, अपने बॉडी को वाटर से ऊपर रखने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म के बाद, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो है एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक किसने लिखा है, डार्विन ने लिखा है। और यहाँ पे एक बुक थी कौन सी, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये कौन लिखा है, लैमार्क ने लिखा है, ठीक है। डार्विन की बात करते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाली। दिस थियरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। ये थियरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की थियरी बनी। एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूडेड थे इसमें, यूनिवर्सल ऑकरेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल ऑकरेंस ऑफ वेरिएशन था। ओवर प्रोडक्शन था, रैपिड मल्टीप्लिकेशन थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल्स, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था नेचुरल सिलेक्शन, ये पार्ट है किसका, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। ऑर्गेनिज्म विथ एडवांटेजियस ट्रेट्स सर्वाइव, अदर पेरिस, ठीक है।
ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थियरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फिट होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म एडवांटेजियस होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी लोग पेरिस करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस क्या है, फेवरेबल ट्रेड्स आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे फेवरेबल ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होते हैं, वो है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। नियो डार्विज्म थियरी क्या है, अ मॉडर्न वर्जन ऑफ इंटीग्रेटिंग डार्विन्स थियरी विथ जेनेटिक्स, ठीक है, एक डार्विन की थियरी को मॉडर्न वर्जन से इंटीग्रेट करके, जेनेटिक्स से इंटीग्रेट करके प्रोपाउंड किया गया जर्नर मेंडल्स वर्क, ग्रेजर मेंडल्स ने प्रपोज किया नियो डार्विज्म थ्योरी। अगर पूछे नियो डार्विज्म थ्योरी किसने प्रपोज किया, ग्रेजर मेंडल ने, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी किसने प्रपोज करा, बाई टी डोबहांस्की, आर ए फिजर, जेबीएस हाल्डेन, एस राइट, इतने लोग प्रपोज किए इसलिए नहीं पूछेगा। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी जो क्या करता है, इंटीग्रेट म्यूटेशन को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट क्या करता है, म्यूटेशन को, वेरिएशन को, रिकॉम्बिनेशन को, हेरिडिटी को, नेचुरल सिलेक्शन को एंड आइसोलेशन को भी ये इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटेशन थियरी। म्यूटेशन थियरी में सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ह्यूगो डी वैरिज ने अपनी बुक द म्यूटेशन थियरी में इसको प्रोपाउंड करा था। म्यूटेशन थियरी किसने दिया था, ह्यूगो डी वैरिज ने, बहुत बार पूछता है। और इसने बुक कौन सी लिखी थी, द म्यूटेशन थियरी, 1901 में आया था। ही ऑब्जर्व म्यूटेशन इन प्लांट इवनिंग प्राइमरोज ओइंथ्रो लैमार्कियाना, ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व करा था, इन प्लांट इवनिंग प्रोमरोज ऑब्जर्व किया था। की पॉइंट्स क्या है इसके, म्यूटेशंस आर सडन हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन जो होते हैं वो सडन और हेरिटेबल चेंजेस होते हैं। म्यूटेशन कैन अपीयर इन मेनी इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसिस, एक स्पेसिस के मेनी इंडिविजुअल में म्यूटेशन अपीयर हो सकता है। ऑल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल, जितने भी म्यूटेशन होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूजफुल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, यूजफुल म्यूटेशंस जो थे वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए गए, ठीक है। लीथल और यूजफुल म्यूटेशन आर एलिमिनेटेड, जो लीथल और यूजलेस म्यूटेशंस होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैन प्रोड्यूस न्यू स्पेसीज, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन वो जो है वो न्यू स्पेसीज प्रोड्यूस कर सकता है, समटाइम फ्रॉम अ सिंगल म्यूटेशंस, कभी कभी तो एक सिंगल म्यूटेशन से भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉसिल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्काइयोप्टेरिक्स looked like a bird but had teeth and tail like reptiles, ठीक है। आर्काइयोप्टेरिक्स क्या है, ये बर्ड के तरह दिखता था, ठीक है, बट इसके दांत थे और टेल लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स के जैसे पूंछ भी थी इनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिव ड्यूरिंग लेट जुरासिक पीरियड, जो लेट जुरासिक पीरियड में ये पाया गया था, क्या आपका ये आर्काइयोप्टेरिक्स, नाम से ही लग रहा है आर्काइयो मतलब ये बहुत पुराना है, तो इसलिए ये लेट जुरासिक पीरियड में लगभग 150 मिलियन ईयर एगो पाया जाता था। कंसिडर अ कंसिस्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, कौन सा, आर्काइयोप्टेरिक्स। डायनासोर के बारे में बात करते हैं, तो डायनासोर जो है वो कब पाया जाता था, मीसोजोइक पीरियड में, ठीक है, मिडिल लाइफ एरा में, मिडिल लाइफ एरा या मीसोजोइक में पाया जाता था क्या, डायनासोर। और आर्काइयोप्टेरिक्स लेट जुरासिक पीरियड में पाया जाता था, ठीक है। इसके बारे में देख ले, डायनासोर विच इज़ डिवाइडेड इनटू ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 पीरियड में डिवाइडेड है आपका, कौन सा, मीसोजोइक पीरियड। जाइंट रेप्टाइल हुआ करता था ये डायनासोर, जाइंट रेप्टाइल्स वेयर कॉमन, जाइंट रेप्टाइल्स उस टाइम पे मीसोजोइक पीरियड में कॉमन थे। जाइंट रेप्टाइल्स कौन कौन से थे, डायनासोर था, टीरोसॉरस था, मरीन रेप्टाइल्स थे, जियोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, तो क्रोमैग्नॉन बेसिकली 35,000 से 45,000 ईयर्स एगो पाया गया था, लिव्ड बिटवीन 35,000 से 45,000 ईयर एगो, ठीक है, बेस्ड ऑन रेडियोमेट्री डेटिंग के वजह हेल्प से पता चला। ये हैड पावरफुल बॉडीज़ एंड लार्ज ब्रेन, इनका क्या था, क्रोमैग्नन का पावरफुल बॉडी थी और लार्ज ब्रेन था, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी इनकी 1600 सीसी थी। नेम कॉइंड बाय लुइस लार्टिक,
जो इनका नाम है वो लुइस लार्टेक ने इनका नाम कॉइन किया। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस में क्रो मैग्नन का पहली बार डिस्कवरी हुआ था। कंसिडर द लेटेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन है, ठीक है, होमोसेपियंस, इसके डायरेक्ट एंसेस्टर कंसिडर किए जाते हैं। कौन से? क्रो मैग्नन, ठीक है। की थियरीज देख लेते हैं। लैमार्किज्म कौन प्रोपाउंड किया था? जेबी लैमार्क। कोर आइडिया क्या है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लीड्स टू इनहेरिटेड चेंज, ठीक है। ऑर्गन्स का यूज एंड डिसयूज जो है वो लीड करेगा किस चीज़ को? इनहेरिटेड चेंज को। डार्विनिज्म के बारे में बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया। इसमें क्या? नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करता है ये कोर आइडिया। म्यूटेशन थियरी हुगो डी वेरिज ने प्रपोज की। ये सडन म्यूटेशंस फ्रॉम न्यू स्पेसीज ये बात करता है। नियो डार्विज्म क्या बात करता है? मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको प्रोपाउंड करा। और ये क्या है? कंबाइन जेनेटिक्स, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन, इन सबको कंबाइन करके बात करता है। इवोल्यूशन की टाइमलाइन देख लेते हैं। अर्थ फॉर्म हुआ लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। लाइफ कब फॉर्म हुई? लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। लाइफ कब फॉर्म हुई अर्थ पे? वो 4 बिलियन ईयर एगो। प्रोकैरियोट्स कब आए? 3.8 बिलियन ईयर एगो। यूकैरियोट्स कब आए? वो 2 बिलियन ईयर एगो आए लगभग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो 1.5 बिलियन ईयर एगो आए। डायनासोर्स जो है वो 252 से 66 मिलियन ईयर एगो पाए जाते थे। आर्काइयोप्टेरिक्स जो थे वो 150 मिलियन ईयर एगो पाए जाते थे। क्रोमैग्नस जो कि आपके होमोसेपियंस के डायरेक्ट एंसेस्टर माने जाते हैं वो 35,000 से 45,000 ईयर एगो पाए जाते थे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इपोक देख लेते हैं। जो इपोस होते हैं सबसे बड़ा होता है पैलियोसिन, देन आता है इयोसिन, देन ओलिगोसिन, देन मियोसिन, ठीक है, देन प्लियोसिन, देन प्लिस्टोसिन, देन होलोसिन, ठीक है। होलोसिन जो है वो आपका सबसे छोटा होता है और पैलियोसिन सबसे बड़ा होता है, याद रखना है। होलोसिन जो है वो हमेशा छोटा होता है, पैलियोसिन सबसे बड़ा होता है। पैलियोसिन के बाद इयोसिन आता है, फिर ओलिगोसिन आता है, फिर आपका मियोसिन आता है। याद रखना पैलियोसिन और प्लियोसिन दो हैं, तो पैलियोसिन जिसका स्पेलिंग बड़ा है वो बड़ा है और प्लियोसिन उससे छोटा है तो वो छोटा है। और होलोसिन से जस्ट पहले याद क्या आता है? प्लिस्टोसिन आता है। एडिशनल इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस देख लेते हैं, ठीक है। बिग बैंग थियरी क्या बोलती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करती है। इंडोसिम्बायोटिक थियरी क्या बात करती है? ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में बात करती है। रेडी एक्सपेरिमेंट क्या बात करता है? डिसअप्रूव्स स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। स्पॉन्टेनियस जेनरेशन को डिसअप्रूव किया था। कौन सा? रेडीज एक्सपेरिमेंट। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या बोलता है? आरएनए आर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बोला कि आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फॉसिल डेटिंग मेथड क्या है आपका? रेडियो कार्बन, कार्बन 14, पोटेशियम और आर्गन, ठीक है। से बेसिकली फॉसिल डेटिंग मेथड हैं ये। फॉसिल डेटिंग मेथड कौन कौन से है? रेडियो कार्बन हो गया या पोटेशियम आर्गन हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो वेस्ट ही हो जाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन चेन के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रालोपिथेकस टू होमोसेपियंस, ठीक है। ऑस्ट्रालोपिथेकस ही होमोसेपियंस। ईयर ऑफ मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1953 में हुआ था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो है वो 33.8 बिलियन ईयर एगो पाया गया था, ठीक है, जो कि आपके यूकैरियोट्स जब आए थे। म्यूटेशन थियरी कौन प्रोपाउंड किया था? ह्यूगो डी वेरिज किया था। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स कौन कौन से? आर्काइयोप्टेरिक्स है। आर्काइयोप्टेरिक्स। सिंथेटिक थियरी कंट्रीब्यूटर कौन कौन है? मेयर है, डोबहांस्काई और स्टेबिन है। कौन किसका? सिंथेटिक थियरी का कंट्रीब्यूटर, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मैन विद 1600 सीसी ब्रेन, क्रोमैग्नन, अभी हमने बात करा। एरा ऑफ डायनासोर कौन से एरा में पाए जाते थे? मीसोजोइक एरा में पाए जाते थे।
गैस रेशियो इन मिलर एक्सपेरिमेंट में गैस का रेशियो क्या था, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो में उसमें बने हुए थे। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट में, मिलर एक्सपेरिमेंट में। किसका ये रेशियो है, ये गैस का एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से गैस का, ये है बेसिकली मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे याद रखना, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 4:3:2। ठीक है, एंड 2:1:222। 4:3:2 आपको याद है, CH4 अमोनिया में 4 है कार्बन है, सॉरी मीथेन में 4 कार्बन है, अमोनिया में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन में 2 कार्बन है, और ये कैसे जुड़े हुए हैं, 2:1:2 में। कौन से एक्सपेरिमेंट में, मिलर एक्सपेरिमेंट में गैस का रेशियो है। टैक्सोनॉमी एंड किंगडम क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी और किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक। टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टर। ये बेसिकली सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये एक नामकरण का तरीका है, एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नामकरण करो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक तरह से ऑर्गेनाइज करो बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको एक एक ग्रुप में बांटो। ठीक है, कैरोलस लिनैक, कैरोलस लिनेसियस, लीनस, कैरोलस लीनियस जो है नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको माना जाता है, कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, याद रखना। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसने क्या फॉर्मुलाइज किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को फॉर द नेमिंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने के लिए इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को फॉर्मुलाइज किया। किसने, कैरोलस लीनियस, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। विटकर ने 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन किया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक क्या था। विटकर क्लासिफाइड ऑल लाइफ इनटू 5 किंगडम। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये 5 तरह के किंगडम में डिवाइड किया विटकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। बेस्ड ऑन सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये जो थे उसके क्लासिफिकेशन के बेस थे कि क्या उसका सेल टाइप है, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड क्या उसका रिप्रोडक्शन है। उसके बेसिस पे क्या हुआ, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया इसे। फेयर एनफ। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक एक करके किंगडम के बारे में बात करना चालू करते हैं। तो पहला है हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है ये इंक्लूड्स सिंगल सेल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। मोनेरा किंगडम जो है वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है इसके, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या क्या लैक करता है, ये लैक करता है सेल वॉल। कॉजेज एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करता है कौन सा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, ये बेसिकली अपना खाना खुद बना लेता है। जैसे इसके कैटेगरी में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जो है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें कौन आता है, एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो कि मोनेरा किंगडम में आता है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है।
आर्काइयो बैक्टीरिया क्या है? आर्काई बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जैसे मिथेनोजेंस एंशिएंट लीनेज लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। ठीक है, आर्काइयो बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, इनका जो मोनेरा का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा होता है या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। या तो ये बीच से टूट जाते हैं 2 भागों में, या स्पोर फॉर्मेशन, बीच में छेद हो जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर 2 पार्ट में टूट जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एंड हेटरोट्रॉपिक, बेसिकली न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों है। ऑटोट्रॉपिक वो हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेटिक है। एनाबीना जो इसमें आता है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। मोनेरा हो गया, फिर आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। हमने वहाँ पे क्या देखा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते थे मोनेरा में, बट प्रोटिस्टा में आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर प्रीकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, डू नॉट फॉर्म टिश्यू, इनमें टिश्यू तो नहीं होता है क्योंकि एक ही सेल ही है इसमें। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा, पैरामीशियम, डाइएटम्स, डाइनोफ्लाजेंटा, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, स्लिम मॉडल्स, ये हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स। अमीबा, पैरामीशियम, डाइएटम्स, फ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, स्लिम मोल्ड्स। सम कॉजेज डिजीज़, इसमें कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरियल होता है। एंड फाइटोफ्थोरा लेट ब्लाइट इन पोटैटो, लेट ब्लाइट डिजीज़ पोटैटो में जो होती है वो फाइटोफ्थोरा की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं। किंगडम फंगाई के बारे में बात करते हैं कि फंगाई क्या होता है। फंगाई बेसिकली यूकैरियोट हेटरोट्रॉपिक होता है। लैक करता है क्या है? क्लोरोफिल एंड वैस्कुलर टिश्यू। इसमें क्लोरोफिल और वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। किसमें? यूकैरियोट और हेटरोट्रॉपिक होता है आपका फंगी। क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। ये दूसरे पे खाना अपना निर्भर करता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है और वैस्कुलर टिश्यू होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ईस्ट हो गया जो कि यूनिसेलुलर है, मोल्ड्स हो गया, हाइप, एंड मशरूम हो गया, फ्रूटिंग बॉडीज मशरूम। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ये जो फंगाई है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से होता है। स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी। अभी हमने ऊपर देखा था माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगाई होता है। लाइकेंस क्या होता है? सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी के बीच में सिम्बायोसिस होता है किसका? लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन क्या है? बेसिकली ये तरह से सिम्बायोसिस है बिटवीन एल्गी एंड फंगी के बीच में। माइकोरिज़ा क्या है? ये सिम्बायोसिस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। माइकोरिज़ा क्या है? फंगाई एंड प्लांट रूट्स के बीच में सिम्बायोसिस है। और एल्गी एंड फंगी क्या है आपका? सिम्बायोसिस, एल्गी एंड फंगी के बीच में सिम्बायोसिस है लाइकेन। ठीक है, डाइमॉर्फिक फंगी क्या है? डाइमॉर्फिक फंगी ये बेसिकली पेनिसिलस मार्नेफी पेरिनेसे। डाइमॉर्फिक फंगी क्या हो? एग्जिस्ट एज बोथ मोल्ड एंड ईस्ट। डाइमॉर्फिक फंगी जो होता है वो मोल्ड और ईस्ट दोनों की तरह एग्जिस्ट करता है। किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, हमने बात करा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लांटी क्या होता है? ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं एंड हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट किंगडम में क्या होता है? सेल वॉल भी होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। डिविजन्स देख लेते हैं इनका डिवीज़न है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये इनका डिवीज़न है। क्या क्या डिवीज़न है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पेशल प्लांट टाइप के बारे में बात करते हैं। पिचर प्लांट जो है नेपेंथीज। पिचर प्लांट नेपेंथीज ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, जो कि एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये अपना खुद का फूड भी सिंथेसाइज कर सकता है। कौन सा? पिचर प्लांट।
क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल, ये नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल में ग्रो करता है, कौन सा, पीचर प्लांट। एंड ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है पीचर प्लांट। जीरोफाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो जीरोफाइट्स बेसिकली प्लांट एडाप्टेड टू ड्राई इन्वायरमेंट। जीरोफाइट कहाँ पे होता है, जहाँ पे ड्राई इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनका, जैसे कि डेजर्ट, डेजर्ट में पाया जाता है जीरोफाइट्स। ये एग्जाम्पल क्या है जीरोफाइट्स का, कैक्टस हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, येलो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सम जिम्नियोस्पॉन्स हो गया, ठीक है। एडाप्शंस के बारे में बात करते हैं, रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस में परिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लीव्स एंड स्पाइंस जो है, सिक्यूलस वाटर स्टोरेज डीप रूट्स, ठीक है। रिएटोफाइट, फिरिटोफाइट, फिरिटोफाइट्स क्या होता है, डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं, ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम फ्रेटिक जोन, फ्रेटिक जोन से ये वाटर प्राप्त करते हैं, कौन से, फ्रिटोफाइट्स, ठीक है। रूट्स कहाँ तक जाते हैं, 25 से 30 मीटर अंडरग्राउंड जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोफाइट्स बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या माइक्रोफाइट्स होते हैं, जो कि एडाप्टेड टू वाटर इन्वायरमेंट, जो वाटर इन्वायरमेंट में एडाप्ट कर लिए हैं खुद को। मोस्ट कॉमन एडाप्शन जो है एरिनकाइमा है, एरिनकाइमा, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या है आपका, हाइड्रोफाइट है। हेलोफाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो हेलोफाइट्स बेसिकली आपका साल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है। ग्रोज इन सलाइन एंड हाई सैलिनिटी एरिया, जो कि जहाँ पे बहुत सलाइन या हाई सैलिनिटी एरिया होता है, वहाँ पे ये हेलोफाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंग्रोव और सी शोर्स में ये हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं। एपीफाइट्स के बारे में बात करते हैं, एपीफाइट्स क्या होते हैं, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स बट नॉट पैरासिटाइज। ये जो एपीफाइट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट पे ग्रो होते हैं, ठीक है, बट वो पैरासिटाइज नहीं होते हैं, दूसरे से खाना नहीं बनाते हैं। ये ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, रेन एंड डेब्रिज। एपीफाइट्स क्या होते हैं, ये ग्रो ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट पे तो ये ग्रो होते हैं, बट ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो एयर, रेन, डेब्रिज वगैरह से प्राप्त करते हैं, ये पैरासाइट नहीं होते हैं इन नेचर। फ्लोरल एंड प्लांट ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर बेसिकली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंजियोस्पर्म फ्लावर होता है। इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ यूनियन ऑफ गैमेट्स, ये क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर यूनियन ऑफ गैमेट्स, इसमें यूनियन ऑफ गैमेट्स होते हैं। मॉडिफाइड स्टेम रूट्स होते हैं इनके, ठीक है। अब ये फ्लावर्स के बारे में हमने देख लिया कि फ्लावर्स बेसिकली आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट आपका मॉडिफाइड स्टेम और रूट्स के बारे में देखते हैं। मॉडिफाइड रूट्स और स्टेम में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके वो आते हैं। जिंजर जो है आपका मॉडिफाइड स्टेम या रूट है। पोटैटो भी आपका मॉडिफाइड स्टेम एंड रूट है। गार्लिक भी आपका मॉडिफाइड स्टेम एंड रूट है। सूरन भी आपका मॉडिफाइड स्टेम एंड रूट है। राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न रेस्पेक्टिवली, ठीक है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो जो है वो फैमिली कॉन्वोलस एडिबल रूट्स है। शकरकंद क्या है, एडिबल रूट है, ये रूट का पार्ट होता है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ठीक है। शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। शुगर केन, पोटैटो, जिंजर क्या है, मॉडिफाइड स्टीम है। याद रखना, पूछता है कि शुगर केन, पोटैटो, जिंजर क्या है, मॉडिफाइड स्टीम है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो क्या है, एडिबल रूट है। एंड सलजम, टर्निप, सलजम जो होता है, सलजम, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये मॉडिफाइड, ये भी मॉडिफाइड रूट्स हैं। पीस क्या है, पीस बेसिकली आपका डाइकोटिलेडन हर्बेसियस प्लांट है, ठीक है। टेंड्रिल फॉर सपोर्ट, इसमें टेंड्रिल सपोर्ट के लिए होता है। कौन से फैमिली से आता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली से आता है ये, कौन सा, पीस, डाइकोटिलेडन। अदर प्लांट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आता है शुगर केन, ठीक है। सैक्रम ऑफिसिनेरम इसका साइंटिफिक नेम है। कौन से फैमिली से आता है, बेसिकली पोआसी एंड जेनेमिक। स्टीम कटिंग फॉर प्रोपगेशन। क्लोव क्या होता है, ये बेसिकली एरोमेटिक फ्लावर बड्स होते हैं ऑफ सीजियम एरोमेटिकम फैमिली, मैर्टिसिया। क्या होते हैं, क्लोव क्या होते हैं, एरोमेटिक फ्लावर बड्स होते हैं ऑफ सीजियम एरोमेटिकम। हेल्थ बेनिफिट क्या है इनका, क्लोव्स का, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फाइटिंग बैक्टीरिया, फाइटिंग कैंसर, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर में काम आते हैं। सेफ्रन क्या होता है, सेफ्रन बेसिकली आपका डिराइव्ड फ्रॉम कोकस
सेटिवस, क्रोकस सेटिवस फैमिली क्या है, इरिडासिया। क्रिम्सन स्टिग्मा एंड स्टाइल्स यूज्ड एज स्पाइस कलरिंग एजेंट। सैफरन किसके लिए यूज़ होता है, स्पाइस में और कलरिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। ओकरा क्या है, लेडी फिंगर ओकरा, ये बेसिकली आपका फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। वैल्यूड फॉर ग्रीन सीड पॉड्स, ये ग्रीन सीड पॉड्स के लिए वैल्यू होता है। कैप्सूल इज़ द पॉड इसमें। टर्मरिक क्या है, कर्मुका लौंगा, राइजोम होता है, राइजोम इसमें टर्मरिक में राइजोम जो है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि एडिबल होता है। कंटेन क्या करता है, करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट वो करता है। सोरोसिस के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली फ्रूट डिराइव्स है मल्टीपल फ्लावर। ये सोरोसिस क्या है, एक तरह से ये फ्रूट है डिराइव फ्रॉम मल्टीपल फ्लावर, जैसे मलबरी, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट से ये डिराइव किया जाता है। नट क्या है, इंडिहिसेंट फ्रूट है। इंडिहिसेंट फ्रूट क्या है, नट है विथ हार्ड शेल। इंडिहिसेंट फ्रूट विथ हार्ड शेल क्या होता है, नट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कैश्यू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, ठीक है। लाइकी क्या होता है, ये सिंगल जीनस इन स्पिंडेकिया फ्लेशी एरिल, ठीक है। सिंगल जीनस स्पेंडिकिया फ्लेशी एरिल क्या होता है, लाइकी। पोम क्या होता है, फ्लेशी फ्रूट विथ टफ कोर। पोम जो होता है आपका फ्लेशी फ्रूट होता है विथ टफ कोर, जैसे एप्पल और पियर्स हो गए। पेपो क्या होता है, पेपो होता है आपका फ्रूट विथ फ्लेशी इंटीरियर एंड हार्ड और फर्म रिंड में, जैसे मेलोन, स्क्वैश और कुकुम्बर हो गया। रेटिंग्स क्या है आपका, माइक्रोबियल प्रोसेस है फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम स्टीम। रेटिंग क्या होता है, ये एक तरह का माइक्रोबियल प्रोसेस होता है, किसके लिए, फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम स्टेम, स्टेम से फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए। कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ फॉर हेम्प एंड जूट, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क बेसिकली बार्क ऑफ क्यूरिकस सुबर ओक, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, एक तरह से बार्क ऑफ क्यूरकस सुबर होता है ओक का। बड क्या होता है, बड आपका अनडेवलप्ड या एम्ब्रॉयनिक शूट होता है इन प्लांट्स और इन जूलॉजी, ठीक है। बड क्या है, अनडेवलप्ड एंड एम्ब्रॉयनिक शूट होता है इन प्लांट और इन जूलॉजी, जो कि रेफर्स टू ग्रोथ दैट कैन बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। बड से न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है। प्लांट पिगमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। पपाया, जिसका कारिका पपाया साइंटिफिक नेम है, इसमें क्या होता है, एंजाइम पैपीन पाया जाता है जो कि डाइजेशन को ऐड करता है। कारिकेक्सेंथिन गिव्स येलो कलर, कारिकेक्सेंथिन जो है उसके वजह से पपाया का येलो कलर पाया जाता है। रेड एप्पल में क्या होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। कैरोटीन में क्या होता है, येलो ऑरेंज पिगमेंट इन कैरेट, ठीक है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, येलो ऑरेंज पिगमेंट इन कैरट जो होता है, कैरेट जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। रेड एप्पल में एंथोसाइनिन पिगमेंट, सॉरी, लाइकोपीन रेड पिगमेंट इन टोमेटो, टोमेटो में जो रेड कलर होता है किसके वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। पिगमेंट इन टर्मरिक बीट लीफी ग्रीन, टर्मरिक बीट लीफी ग्रीन में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, जैंथोफाइल क्या होता है, पिगमेंट होता है टर्मरिक बीट लीफी ग्रीन्स में। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट सल्फर कंपाउंड्स एंड इफेक्ट, प्लांट सल्फर कंपाउंड्स एंड इफेक्ट्स। तो एक है इसमें गार्लिक ओनियन, ठीक है। गार्लिक ओनियन में क्या है, एलिसिन एंड अलाई मिथाइल सल्फाइड। गार्लिक या ओनियन में क्या होता है, एलिसिन होता है, एलिसिन एंड अलाइल मिथाइल सल्फाइड पाया जाता है, किस में, गार्लिक ओनियन में। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मॉल एंड हेल्थ इफेक्ट के लिए, एलिसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सिस्टीन सल्फॉक्साइड कॉजेज अनप्लीजेंट ब्रेथ, ठीक है। सिस्टीन सल्फॉक्साइड जो है वो अनप्लीजेंट ब्रेथ कॉज करता है। सल्फेनिक एसिड जो है वो जो है आपके टीयर्स प्रोड्यूस करता है। कैप्सिसिन क्या होता है, कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चिलीज़ का जो हीट होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सिसिन होता है। केमिकल फार्मूला ये होता है, याद रखना है तो रख लो, बट पूछा तो नहीं जाएगा। मेजर्ड बाई स्कोविल स्केल पे मेज़र किया जाता है कैप्सिसिन को। इकोलॉजिकल टर्म्स देख लेते हैं।
प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मेक फूड वाया फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर किसे बोलते हैं? जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो खुद के खाना के लिए दूसरे पे भरोसित रहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर या अदर कंज्यूमर, ये लोग जो हैं वो प्रोड्यूसर पे या दूसरे कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको कंज्यूमर बोला जाता है। हर्बीवोर्स किसे बोला जाता है? हर्बीवोर्स बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स को बोला जाता है, जैसे प्लांट ईटर, जो प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स किसे बोलते हैं? कार्निवोर्स आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जो एनिमल ईटर्स, जो जानवर को भी खाते हैं, जो बेसिकली मांस को खाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर किसे बोलते हैं? जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है। तो याद रखना, हर्बीवोर्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर है। कंज्यूमर जो होते हैं हेटेरोट्रॉप होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में है, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक